डर बिल्कुल नहीं है। जेल जाने से और ज्यादा हिम्मत मिला है, स्ट्रांग हुए हैं, क्योंकि इतना साथ मिल रहा है लोगों का, फैमिली का, ऑर्गेनाइजेशंस का, सिविल सोसाइटी का, उन तमाम लोगों का जो है, वो जो इंसाफ पसंद लोग हैं उन तमाम लोगों का इतना साथ मिला कि डरने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, आप एडमिशन नहीं देंगे, आप मुझ पे अटैक करवा लेंगे, आप मुझे दोबारा किसी आतंकवादी या कट्टरपंथी बोल के मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, ये एक अलग चीजें हैं, लेकिन इससे डर नहीं लगता है। तो ये सारी चीजें संभावना है कि हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल, इसमें नो डाउट कि कभी भी तलवार जो है वो लटकी हुई है, कि कभी भी अगर कुछ बोल दिया, एक छोटी सी कुछ एक ट्वीट कर दिया, तो ट्वीट को उठा के वो कहेंगे कि इसने जो है भड़काने का काम किया है, ये किया है, वो किया है। और देखिए, जामिया यूनिवर्सिटी जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और ये जो इतने लोग हैं वो सरकारी मुसलमान हैं। और जो है ये जो सरकारी मुसलमान हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो हमारा सपोर्ट कैसे करेंगे, जब हमारे आंदोलन में हमारा सपोर्ट नहीं किए। और फिर इन्होंने ही एजेंसीज को जो है वो सारे एक स्टूडेंट का डेटा आपके पास है, आई थिंक मैं झारखंड से रहने वाला हूँ, मैं झारखंड से रहने वाला हूँ, कैसे पता कि क्या नाम है एजेंसी को कि मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, मैं किस कक्षा में पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, ये पब्लिक डोमेन में तो नहीं था ये सारी चीजें। लेकिन ये डाटा जामिया नहीं दिया है, और ये लोग कहते थे कि आप आतंकवादी, आपके बारे में खबर आई हुई है क्या आतंकवादी, मैंने नहीं, ऐसा देखो आगे जामिया छात्र आ रहा, आप इसको देखो। एक साल जब जेल में रहे तो आपकी पढ़ाई पर उसका क्या कोई असर पड़ा? इस दौरान एग्जाम्स हुए होंगे, इस दौरान जो आपके कोर्स की पढ़ाई थे वो क्या आप अंदर उसको कर पा रहे थे? जेल के लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो वहाँ मुकदमे वार, इलाके वार, और फिर वो साथ में रहने वाले सब वार चलता था। तो हमारे मुकदमे वार हैं वो सारे लोग, तो उनके साथ तो मतलब कि जरूर खड़े रहेंगे। और पहले ही मैंने जेल से निकलते ही ये बात कह दिया था कि जो है अगली लड़ाई जो है जो सबसे पहले की जाएगी वो जो हमारे साथी हैं। पॉलिटिक्स में क्या आप अपना कोई फ्यूचर देख रहे हैं, अपने हजारीबाग से, अपने झारखंड से, या फिर दिल्ली से ही? इस तरह का क्या कोई प्लान है? दंगा भी इसलिए कराया गया ताकि मोमेंट खत्म किया जाए, और अरेस्टिंग भी इसलिए करा मतलब की हो रही थी ताकि जो है इस मोमेंट जो सीए और एनआरसी का जो मोमेंट है उसको खत्म किया जाए। हमारे खास प्रोग्राम यंग एंड एंग्री में फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं, पहली बार हम बिहार से बाहर के मेहमान लेकर आए हैं। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड से आसिफ इकबाल तन्हा जी हमारे साथ हैं। झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी पहचान ये भी है कि जामिया के स्टूडेंट हैं, जहां से सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। और हमारे इलाके में भी, सीमांचल इलाके में, बिहार के इलाके में और झारखंड में भी, हर जगह तमाम जगह पर जो सीए का प्रोटेस्ट हुआ, तो उसका ओरिजिन जो है वो जामिया और शाहीन बाग से हुआ। तो उस प्रोटेस्ट से जुड़े जो कई स्टूडेंट लीडर थे, उसमें से एक आसिफ इकबाल तन्हा है। आसिफ इकबाल तन्हा अभी 1 साल से ज्यादा दिन जेल में रहकर अभी अभी बाहर आए हैं। आप जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं कि सीए प्रोटेस्ट के बाद, जो सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद जामिया के कई स्टूडेंट लीडर और कई एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया यूएपीए के तहत। उसमें से एक आसिफ इकबाल तन्हा है, और अभी अपने और 2 साथियों के साथ जेल से बाहर हैं। तो हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंटरव्यूज भी आसिफ भाई देते रहते हैं और हर एक तरह की बातें हुई है। तो हम थोड़ा अलग पहलू को आज टच करने की कोशिश करेंगे। आसिफ भाई, हमारी शुरुआत यहाँ से होगी कि आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई और जामिया तक का सफ़र कैसे आपने तय किया? कहाँ कहाँ से पढ़ाई करते हुए आप अभी जामिया में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उससे पहले आपने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की? चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो है झारखंड में ही क्लास 5 तक जो है मैंने झारखंड में जो है वो तालीम हासिल की। उसके बाद झारखंड से निकल के जो है वो मैं यूपी में आया, और मदरसे में जो है आजमगढ़ में एक मदरसा जामियातुल फलाह है, उसकी एक शाख है जामिया मिसबाहुल उलूम। मैंने वहाँ से जो है मदरसे से जो है 10th और 12th कंप्लीट किया। और 2016 में मैं जो है दिल्ली आया पहली बार, और दिल्ली आया, जामिया में एंट्रेंस दिया। 2016 में जब मैंने एंट्रेंस मेरा नहीं निकल पाया, तो उस अरसे में 1 साल का जो अरसा था उसमें मैंने जॉब किया बीपीओ लाइन में। और उसके बाद फिर जामिया में एडमिशन लिया। जामिया में एडमिशन लेने के बाद उसके 1 महीने के बाद ही से मैं जो है एक्टिविज्म शुरू किया जामिया में। जो है वो स्टूडेंट यूनियन पिछले 14-15 साल से जो है वो यूनियन का इलेक्शन नहीं हो रहा, यूनियन बहाल नहीं है। तो उसके लिए हम लोग जामिया में स्ट्रगल हो रहा था, मैं उसका पार्ट बना। और फिर धीरे धीरे जो है वो वहाँ से हमारा जो है एक्टिविज्म का सफ़र शुरू हुआ। जामिया के इश्यूज पे बोलने के लिए, फीस हैक हो या हॉस्टल का इशू हो, या जामिया में किसी चीज़ का भी एग्जाम्स के रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, उसके लिए जो है मुसलसल छात्रों के अधिकार की जो लड़ाई थी जो कैंपस के अंदर, उस लड़ाई से हमने जो है वो शुरुआत की। और उसके बाद जिस तरह से इस देश में जो कुछ जुल्म और ज्यादतियाँ हो रही थी, सपोज डैट मैं आपको बताऊं कि
नजीब अहमद जो जेएनयू से गायब होता है, उस मोमेंट से मैं जुड़ा, पहली बार जामिया से बाहर निकलकर उस मोमेंट से जुड़ा और उससे एक इमोशनल अटैचमेंट हुआ। और उस नजीब अहमद की माँ को इंसाफ दिलाने के लिए जो है हम लोग बहुत बार सड़कों पे आए। इसी तरह उस वक्त जो एक्टिविस्ट अरेस्ट थे उनकी रिहाई के लिए, या फिर इस देश में जब भी जरूरत पड़ा, यानी कि आप जब देखेंगे झारखंड, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, तो झारखंड में सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग हुए। तो मॉब लिंचिंग के इशूज पे जो है मैं जामिया से बाहर निकलकर यानी दिल्ली की सड़कों को जो है आबाद करने का काम किया। और वहाँ पे जो लोग मॉब लिंचिंग के शिकार हुए उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उनके फैमिली को इंसाफ दिलाने के लिए मुसलसल जो है वो जिद्दोजहद करते रहे, कोशिश करते रहे। और जो है कहीं ना कहीं जो है हम लोग इसमें कामयाब भी थे। एक मॉब लिंचिंग का जो सिलसिला इखलाक से शुरू हुआ था, तो जुनेद से लेकर अलीमुद्दीन और तबरेज और फिर न जाने कितने लोग जो है वो मॉब लिंचिंग के शिकार हुए। और मैं जो है खुशनसीब हूँ कि उन तमाम लोगों के साथ खड़ा होने का मौका मिला, उनके फैमिलीज के साथ, उनके फैमिली को इंसाफ दिलाने के लिए जो है मैं बराबर सड़कों पे रहा। और उसके बाद जब गवर्नमेंट जो है अगेन सीए और एनआरसी लेकर आती है, जिस तरह से असम में जब फाइनल लिस्ट आया था उसमें 19,000 जो लोग थे, उसके बाद उसमें से सिर्फ 5 लाख मुसलमान थे, जो 14 लाख 13 लाख लोग जो लोग थे, वो तमाम लोग जो हैं उसको सरकार जो है वो सीए के जरिए जो है वो नागरिकता देने की बात कर रही थी, लेकिन मुसलमानों को उसमें अलग किया जा रहा था। हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, ये सारे लोग जो है उनको जो है नागरिकता मिलेगा जो भी एनआरसी के फाइनल लिस्ट में आए हैं, लेकिन मुसलमानों को नहीं मिलेगा। और फिर वो ये बात करने लगे कि हम एनआरसी जो है वो पूरे देश में करेंगे, और फिर जो है सीए जो है जब कानून बन जाएगा तो सब हर जगह यही सिस्टम लागू होगा। तो हम लोग इस काले कानून के खिलाफ जो है वो विरोध करना शुरू किए। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे जो है जामिया में इस मोमेंट को शुरू करने का जो है वो मौका मिला। और ये मोमेंट जो है एक नेशनल मोमेंट नहीं बल्कि इंटरनेशनल मोमेंट बना। और बाहर से दूसरे मुल्कों से भी जो है उसके लिए सॉलिडरिटी आई और लोग साथ खड़े रहे, वहां भी लोग आवाज उठाते रहे। बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पे जो है लोग जो है वो सड़कों पे निकल के आंदोलन कर रहे थे। बहुत सारे लोग जो है वो कुर्बानियां दिए इस मोमेंट में। हम उनको भी याद करना चाहते हैं जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी। खुद जामिया के बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है वो अपनी कुर्बानियां दी, किसी के आंख जो है वो चले गए, तो किसी के हाथ पैर टूट गए। तो लोगों ने इस मोमेंट में कुर्बानियां दी, और ये जो पूरा मोमेंट था वो एक रंग पकड़ रहा था, एक इतिहास लिख रहा था जो लिख चुका है। तो उसी दौरान जो है वो कोविड आता है, और कोविड की वजह से हम लोग जो है मोमेंट को थोड़ा सा हल्का बन के सड़क से हट के जो है हम किसी दूसरे जिस तरह से आबाद है उसको इसी तरह आबाद रखेंगे। लेकिन जो हमारे पोस्टर्स, बैनर्स, टेंट, सामान, किताब जो सड़कों पे थी, वो शाहीन बाग में हो या वो जामिया में हो, वो जो है दिल्ली पुलिस उसको उठा के ले जाती है, और वो जो हमारा जो भी ताम झाम था वो सारा कुछ वो खत्म कर देते हैं। तो उसके बाद जो है फिर भी मोमेंट चलता रहता है, और मोमेंट चलने के दौरान ही जो है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो है वो राइट्स होते हैं, और राइट्स होने के बाद भी आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होता है और वो आंदोलन चलता रहता है। और उसमें जो भी हो सकता था, जो राइट्स में जो नुकसान हुए, इसे नो डाउट की राइट्स नहीं हुए, लेकिन जो नुकसान हुए उसको लोग कोई भरपाई नहीं कर सकता, जो जाने गई हैं उसका कोई भरपाई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जितना रिलीफ का काम हो सकता था हम लोग जो है करने की कोशिश कर रहे थे, और वो काम में लगे हुए थे। हम लोग मुसलसल ये कह रहे थे कि जो दंगा हुआ है ये हुआ नहीं है, करवाया गया है। तो हम लोग जब इस बात को कह रहे थे तो उनके पास एक ये था कि हाँ दंगा करवाया गया और तुम लोगों ने ही करवाया, ये बात हम लोग कह रहे थे, क्योंकि सबको पता है कि दंगा किसने करवाया, किसने आके नॉर्थ ईस्ट में खड़ा होके जो है भाषण दिया और प्रोटेस्ट को खत्म करने और रोड से भगाने की बात की, ये सबको पता है। तो हम लोगों ने कहा कि इस पे एक्शन होना चाहिए। खुद दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज ने कहा कि ये क्या है, इस पे एफआईआर होनी चाहिए। कपिल मिश्रा जो है जिसने बयान दिया था कि हम सड़कों को खाली कर देंगे, अगर नहीं हटे तो मार के भगा के उनको जो है वो सड़कों से निकालेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे कि कपिल मिश्रा खुद बीजेपी के हैं, और ये बात जो है उनको हजम नहीं हुई, और उन्होंने जो है इस राइट्स में कहीं ना कहीं किसी को एक्यूज दिखाना था, और वो जो है हम करवाने वालों तो वो हम लोगों पे, यानी कि जो एक्टिविस्ट हैं जो सीए आंदोलन में आगे रहे, उनकी गिरफ्तारियां शुरू की। पहले उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया, और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो गिरफ्तारियां शुरू की और वो अरेस्टिंग करना शुरू कर दिए, सिर्फ इसलिए कि इस मोमेंट को, दंगा भी इसलिए कराया गया ताकि मोमेंट खत्म किया जाए, और अरेस्टिंग भी इसलिए करा मतलब कि हो रही थी ताकि जो है इस मोमेंट जो सीए और एनआरसी का जो मोमेंट है उसको खत्म किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम लोग 1 साल जेल में रह के आए जरूर है, लेकिन उसके बाद भी जो लोगों का जोश है, जो जुनून है, जो मुझे देखने को मिल रहा है, अभी पिछले कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया यूज कर रहा हूँ, तो जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं
तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो है लोग हारे नहीं है, हिम्मत नहीं हारे, लोग डटे हैं और लोग आज भी सड़कों की आबाद करने के लिए और अधिकार और आइडेंटिटी की जो लड़ाई है, जो अपनी पहचान की लड़ाई है, जो संविधान को बचाने और लोकतंत्र की बचाने की जो लड़ाई है, उसके लिए वो पूरी तरीके से जो है वो है मजबूत हैं और जो है डरे नहीं है, और वो तैयार बैठे हुए हैं कि जब भी अगर गवर्नमेंट हरकत में आती है सीए एनआरसी या एनपीआर पे, तो वो फौरन जो है उसके लिए आंदोलन के लिए सड़कों पे आएंगे। जरूरी है अभी इस बात की कि अभी अधिकार की लड़ाई है, और अधिकार का इस्तेमाल, हम अधिकार अगर हमें मिल भी जाता है तो वो अधिकार का इस्तेमाल तब होगा जब हम जिंदा रहेंगे। तो फिलहाल अभी कोविड चल रहा है, सेकंड फेज खत्म हुआ है, तीसरे फेज आने की संभावना लोग जता रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि पैटर्न चेंज होगा आंदोलन का, लेकिन सीए और एनआरसी के जो आंदोलन है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। वो सिंपल डिमांड है, एक डिमांड है कि आप काले कानून को वापस कीजिए, आंदोलन खत्म हो जाएगा। अगर आप कानून वापस नहीं करेंगे, आंदोलन कंटिन्यूसली ऐसे चलता रहेगा। जो पुलिस ब्रुटलिटी हुई प्रोटेस्ट के दौरान और रैंडम अटैक्स हुए, उसके बाद एक मीडिया ट्रायल किया गया जामिया को और शाहीन बाग को सेंटर पे लेके, उस वक्त क्या आप लोगों को लग रहा था कि एक स्टूडेंट लीडर को भी अरेस्ट किया जा सकता है यूपीए के तहत? आप लोगों के अंदर क्या उस दौरान इस तरह का डर था कि आप लोगों को भी अरेस्ट किया जा सकता है और एक कॉन्स्पिरेसी के तहत आप लोगों को? हाँ बिल्कुल, अरेस्टिंग के तो 100% चांसेस थे, क्योंकि जब हम लोग, मुझे याद है कि 13 दिसंबर को पहली बार हम लोग जब सड़कों पे आए और पार्लियामेंट तक मार्च करने का जामिया स्टूडेंट ने जो है ये कहा कि हम पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे, और उस दरमियान जो ब्रुटलिटी हुई उसमें मुझे और हमारे साथियों के साथ उठा के ले जाते हैं, और बदरपुर यहाँ पे एक जगह है, वहां पे ले जाके हम लोगों को थाने में 4 घंटे 5 घंटे बैठा के रखते हैं। और जब हम लोगों को उठा के डिटेन करके ले जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे पुलिस जो है ब्रुटलिटी करती है, यानी कि छात्रों पे लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस से गोले छोड़े जाते हैं। तो जब पहली बार मुझे लेकर गए तो मुझे ऐसा लगा कि जो है ये मोमेंट जो है एक बड़ा मोमेंट बनेगा, और इस तरह की जो चीजें हैं, अरेस्टिंग है या गिरफ्तारियां हैं या फिर मार खाना पड़े या लाठी खाना पड़े, इन तीन चीजों को जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक कुर्बानी नहीं दी जाएगी तब तक इनकलाब नहीं आएगा। तो बगैर कुर्बानी का इनकलाब नहीं है, और ये जो कुर्बानियां हैं वो दी गई हैं, और इनकलाब जरूर आएगा। अभी आप जामिया में ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आगे की पढ़ाई आपकी बाकी है, करियर बाकी है, मास्टर्स भी करने की सोच रहे होंगे, तो डर लगता है कि आप 1 साल जो जेल में रह के आए, तो उसके बाद तरह तरह की बातें कही जा रही होंगी, तो मास्टर्स में अगर आप जामिया से बाहर कहीं एडमिशन लेना चाहें या जॉब में जाना चाहें, तो इसमें क्या किसी तरह की दिक्कत आ सकती है? इस तरह का डर है? देखिए, डर बिल्कुल नहीं है। डरना तो सिर्फ इंसान को अल्लाह से चाहिए, और डर बिल्कुल नहीं है। जेल जाने से और ज्यादा हिम्मत मिला है, स्ट्रांग हुए हैं, क्योंकि इतना साथ मिल रहा है लोगों का, फैमिली का, ऑर्गेनाइजेशंस का, सिविल सोसाइटी का, उन तमाम लोगों का जो है, वो जो इंसाफ पसंद लोग हैं उन तमाम लोगों का इतना साथ मिला कि डरने का कोई सवाल ही नहीं है। इंसान जब किसी आजमाइश में होता है तो उसको सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो मोरल सपोर्ट की पड़ती है। तो इतना ज्यादा मोरल सपोर्ट है कि जो है डरने का और घबराने की कोई बात ही नहीं है। और हिम्मत मिला है, और मजबूती के साथ जो है आवाज बुलंद करने का जो है मौका मिला है। एक मतलब कि देश और लोग, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जब जेल से निकल के आए तो उन्होंने कुछ उम्मीदें लगाई हैं, और मुझसे कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीदों पे जो है वो खरा उतरूं। क्योंकि मैं इसलिए ये चीज पूछ रहा था क्योंकि पिछले दिनों भी देखा गया कि पब्लिक प्लेस में जैसे उमर खालिद पर भी अटैक होने की कोशिश की गई, तो इस तरह के चीजें झेलनी पड़ती है। जॉब के वक्त अगर आप किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में जॉब पे जाएंगे, तो उस वक्त इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह का क्या आपको डर लग रहा है कि करियर की शुरुआत है तो किसी तरह का कोई खतरा हो सकता है आगे, और फिर पूछताछ हो सकती है कि आप क्यों जेल में थे, क्या मामला था, इस तरह की चीजें? नहीं नहीं, बिल्कुल खतरा नहीं है, मतलब कि इन चीजों का कोई डर नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये संभावना है जी कि जी। कुछ भी हो सकता है, लेकिन डर नहीं है। संभावना ये है, आपने जैसे बताया कि हाँ अटैक हो सकते हैं, या फिर दोबारा बुक किया जा सकता है, किसी दूसरे केस में अरेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन इन सारी चीजों की वजह से कि हम दोबारा अरेस्ट हो जाएंगे या दोबारा जेल चले जाएंगे, और क्या नाम है, हमें कहीं एडमिशन नहीं मिल पाएगा। आपने एडमिशन जामिया में भी बहुत, मतलब कि ये होता है कि अगर हम एक बार जेल से आ गए तो हो सकता है एडमिशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करें कि प्रॉब्लम, एडमिशन नहीं देंगे, इस तरह की परेशानियां हैं। तो ये आ सकते हैं, लेकिन इसमें डरने का कोई बात नहीं है। ठीक है, आप एडमिशन नहीं देंगे, आप मुझ पे अटैक करवा लेंगे, आप मुझे दोबारा किसी आतंकवादी या कट्टरपंथी बोल के मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, ये एक अलग चीजें हैं, लेकिन इससे डर नहीं लगता है।
तो ये सारी चीजें संभावना है कि हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल इसमें नो डाउट कि कभी भी तलवार जो है वो लटकी हुई है, कि कभी भी अगर कुछ बोल दिया, एक छोटी सी कुछ एक ट्वीट कर दिया, तो ट्वीट को उठा के वो कहेंगे कि इसने जो है भड़काने का काम किया है, ये किया है, वो किया है, और वो फिर दोबारा बुक कर सकते हैं। तो लेकिन डर नहीं है कि हाँ ठीक है दोबारा बुक कर लेंगे अगर उनको लगता है, लेकिन हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जिसका अधिकार हमें संविधान ने दिया है, जिसका अधिकार जो है हमें है, हम उस दायरे में रह के, जो कानून है, जो सिस्टम है, हम उसके दायरे में रह के हक और इंसाफ की जो लड़ाई है वो जारी रखेंगे। इसमें डरने के कोई सवाल नहीं है। अच्छा, पिछले 1 सालों में क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से, यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने आप लोगों को किसी तरह का सपोर्ट दिया, मोरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, या किसी भी तरह का सपोर्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला, जामिया की तरफ से? देखिए जामिया यूनिवर्सिटी जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और ये जो इतने लोग हैं वो सरकारी मुसलमान हैं, और जो है ये जो सरकारी मुसलमान हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो हमारा सपोर्ट कैसे करेंगे, जब हमारे आंदोलन में हमारा सपोर्ट नहीं किए, और फिर इन्होंने ही एजेंसीज को जो है वो सारे एक स्टूडेंट का डेटा आपके पास है, आई थिंक मैं झारखंड से रहने वाला हूँ, कैसे पता कि क्या नाम है एजेंसी हो कि मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, मैं किस कक्षा में पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, ये पब्लिक डोमेन में तो नहीं था ये सारी चीजें, लेकिन ये डाटा जामिया नहीं दिया है, और ये सारी चीजें चार्जशीट में है, मैं मतलब कि आपको दिखा सकता हूँ ये सारी चीजें कि चार्जशीट में एक एक स्टूडेंट का डेटा जो है वो एजेंसी ने दिया, मतलब कि जामिया ने एजेंसी को दिया है। तो कहीं ना कहीं जामिया से कोई मतलब कि सरकारी मुसलमान है और इनसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है, ये सिर्फ इनको अपना पेट चाहिए, इनको पैसे चाहिए, इनको कौम मिल्लत किसी का कोई फिक्र नहीं है, देश का कोई फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ जो है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया इस आंदोलन को, क्योंकि जो यहाँ कभी भी किसी तरह का इतनी ब्रुटलिटी हुई, इन्होंने कभी खुलकर मीडिया से आके नहीं बोले कि जामिया के स्टूडेंट पे इतने ज्यादा जो है जुल्म और ज्यादती और तशद्दुद हुई, कभी इन्होंने ये आके नहीं कहा कि यह हक और इंसाफ की लड़ाई है जिसको हम साथ मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि जामिया की बुनियाद इसी बात पे रखा गया था कि जो है देश को आजाद आजाद कराने के लिए जो आंदोलन है उसको जामिया से शुरू किया जाए। आप देखेंगे नन कॉपरेशन मूवमेंट है, खिलाफत मूवमेंट है, ये सारी जामिया से मतलब कि शुरू किया हुआ है, और आज का जो जामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है जामिया का, ये बिल्कुल प्रो है, यानी कि अपने असलाफ के जो बुजुर्गों के जो जामिया के बुनियाद रखने वाले हैं, उनकी जो ख्वाहिश थी, उनकी जो तमन्ना थी, उस पर ये लोग जो है पानी फेरने वाले लोग हैं, तो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जिस तरह से उन्होंने देश को बचाने के लिए कुर्बानियां दी, तो छात्र जो है वो कर रहे हैं सिर्फ देश को बचाने के लिए, क्योंकि छात्र जो है सिर्फ जामिया के छात्र नहीं, मतलब कि सभी जगह के छात्र हैं जो है वो, क्योंकि आप जब देखेंगे कि विपक्ष नहीं है इस देश में 2016 से, तो विपक्ष का भूमिका जो है वो छात्र निभा रहे हैं, तो वो कोई सी भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, किसी भी यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो जो है कभी साथ नहीं देती है, और मुझे उनसे उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा इंसाफ पसंद लोग अभी जागरूक हो चुके हैं, वो माए और बहनें इतने जागरूक हो चुकी हैं कि वो खुद हक और इंसाफ की लड़ाई में, ये गिने चुने जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, इनके सपोर्ट ना करने से आंदोलन कमजोर नहीं हो जाता है, या कोई आंदोलन ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है, जो सरकारी मुसलमान है वो रहे। पिछले 1 सालों में क्या बाकी जो साथी आपके जेल में हैं, उनसे कभी मुलाकात हुई, उनसे किसी तरह का कांटेक्ट कभी हो पाया, वकील के थ्रू या डायरेक्ट कहीं किसी तरीके से कोई टच में रहे, आपने कांटेक्ट हो पाया? नहीं देखिए, टच में जेल के अंदर तो टच में रहने का कोई सवाल ही नहीं बनता है, अपने को कभी एक्यूज हो जैसे या कोई, क्योंकि डाइनिंग में या किसी तरह का कोई बात, किस तरह की मैसेज पहुंचा नहीं, दी, सब किसी अलग तरह अलग का असल कुछ? में, सब बेसिकली अलग अलग से? ये एक जेल तिहाड़ है, और तिहाड़ में कई जेल हैं नंबर वाइज 1 2 3 4 5 6, तो सारे लोग अलग अलग, वो अल्फाबेटिक वे में कि अगर मेरा नाम ए से शुरू होता है तो मैं 4 नंबर जेल में हूँ, ए और आर के, तो वो अल्फाबेटिक वाइज उनका सिस्टम है, तो कभी मिलना नहीं हुआ, 2 बार मिलना हुआ कोर्ट में, वो भी तो हाँ, वही थोड़ा सा चीज मैं जब, जानना क्योंकि चाहता जब हूँ, थोड़ा सा कोर्ट में 2 बार मुलाकात हुई है ना? फिजिकल, हाँ कोर्ट में 2 बार मुलाकात हुई, फिजिकल हेयरिंग चल रहा था उसमें, सारे एक्यूज आए हुए थे, तो उन सबसे जो है कोर्ट में ही मुलाकात हुई, हाई हेलो हुई, इसके अलावा नहीं। बेसिकली ये है कि सिस्टम अलग है, अलग अलग जेल में सारे लोग, क्योंकि स्टेट का ये एक सेंट्रल जेल है, और फिर अलग अलग कई सारे पार्ट में, तो इस तरह की संभावना जो है स्टेट जेल में हो सकता है कि आप एक साथ बैठ रहे हैं या उठ रहे हैं, अगर कोई ए नाम का होता तो मेरे साथ होता, अगर मैं किसी और अल्फाबेटिकली अगर मैच करता तो है तो नाम अलग अलग होने की वजह से हम अलग अलग जेलों में थे, तो मुलाकात उनके का कोई लिए, क्योंकि संभावना अब आप कभी नहीं। बाहर हैं, तो उनके लिए अब आप लोग किस तरह की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उनके लिए कैसी लड़ाई अब लड़ेंगे? जो भी साथी आपके अंदर हैं, खालिद सैफी हैं, इमरान हैदर हैं, जितने भी लोग हैं, तो उनके लिए, उमर खालिद हैं, इन लोगों के लिए आप किस तरह की लड़ाई लड़ने का हाँ प्लान करते बिल्कुल, ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो अभी जेल में हैं, हैं? को एक्यूज हैं, जेल के लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो वहाँ मुकदमे वार, इलाके वार, और फिर वो साथ में रहने वाले सब वार चलता है, तो हमारे मुकदमे वार हैं वो सारे लोग, तो उनके साथ तो मतलब कि जरूर खड़े रहेंगे, और पहले ही मैंने
जेल से निकलते ही ये बात कह दिया था कि जो है अगली लड़ाई जो है जो सबसे पहले की जाएगी वो जो हमारे साथी हैं उनकी रिहाई के लिए। तो उनकी रिहाई के लिए जितना भी संघर्ष हो सकता है, फिलहाल अभी जो है सारे लोग बेल के लिए जाएंगे, अप्लाई करेंगे। अगर कोई उसमें कुछ होता है तो फिर देखा जाएगा कि क्या नाम है, किस तरह से आंदोलन जो है वो शुरू किया जाए इनके रिहाई के लिए, और वो करेंगे। ये फर्स्ट है कि जो है आंदोलन होगा और इन तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए जो है उनकी रिहाई के लिए जो है वो आंदोलन होगा। अच्छा, आपके साथियों में से कुछ, क्योंकि आप TSIO से जुड़े हैं, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, और आपके कुछ साथी कुछ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज से भी जुड़े थे, तो आपको लगता है कि उनके पार्टीज ने वक्त पर उनका साथ नहीं दिया? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा। जब आप किसी नजरिए से जुड़े होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी आइडियोलॉजी से जुड़े होते हैं, या आप कहीं भी हों, तो आप ईमानदारी के साथ अगर काम कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि भाई हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सपोर्ट है, ऑर्गेनाइजेशन के जो सिस्टम है, जो दायरा है, हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। एक डिस्कशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि हाँ हमारा क्या होना है, नहीं होना है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का क्या किस तरह का सिस्टम है मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं भी हों और अगर आप सही हैं, अगर अपनी जिम्मेदारी को आप खुद समझ रहे हैं, तो आप जो है वो अपना हक ले सकते हैं और आवाज बुलंद कर सकते हैं, चाहे किसी का सपोर्ट मिले या किसी का सपोर्ट नहीं मिले। आखिरी दो सवाल है मेरा। एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप 1 साल जब जेल में रहे तो आपकी पढ़ाई पर उसका क्या कोई असर पड़ा? इस दौरान एग्जाम्स हुए होंगे, इस दौरान जो आपके कोर्स की पढ़ाई थे वो क्या आप अंदर उसको कर पा रहे थे, या बाहर आकर उसको आप क्या वापस जितना कुछ छूटा है उसको आप करने की कोशिश कर रहे हैं? कैसे मैनेज किया आपने इसको? बिल्कुल, तो नुकसान तो हुआ है। 1 साल का अरसा बहुत होता है और उसमें नुकसान हुए हैं, पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि डिग्री का असल में वही जो ये जामिया में जो पढ़ाई है वो डिग्री का पढ़ाई है, और क्योंकि डिग्री कंप्लीट करना है तो डिग्री का बहुत नुकसान हुआ है। अब तक डिग्री जो है वो क्लियर हो गया होता, लेकिन जेल में होने की वजह से जो है वो कई सारे पेपर्स रह गए तो वो नहीं हो पाए हैं, तो वो कंप्लीट करेंगे। नुकसान है ये, इसकी भरपाई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसका बेनिफिट्स भी जो है वो मिलेंगे, क्योंकि अंदर से बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ जो है वो जानने का मौका मिला है। तो नुकसान है लेकिन भरपाई भी हो जाएगी। थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, जहाँ पे हम डिग्री जो है जल्दी कंप्लीट हुआ था वो 1 साल थोड़ा लेट होगा, लेकिन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अंदर नुकसान तो पढ़ाई है ही करने है। का वहाँ मौका आखिर मिलता था? बहुत कुछ काम करने का मौका मिलता था, सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई ही करना था और कुछ था नहीं। आपके पास फोन अच्छा। नहीं था, आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर हमारे जेल के अंदर तो सिर्फ पढ़ाई था। ये था कि कुछ कोविड की वजह से सारे मुलाकात बंद थे, मुलाकात नहीं हो पा रहे थे, तो थोड़ा किताबें कम आ रही थी, लेकिन जो है सिर्फ पढ़ाई का ही मौका था। आप पढ़िए, पढ़ाइए, सीखिए, लोगों को बताइए, क्योंकि वो एक अलग दुनिया है। मैं उसको मानता हूँ कि वो सोसाइटी का डस्टबिन है, और वो डस्टबिन में कुछ जो है कुछ साफ सुथरी चीज है वो भी गिर जाते हैं कभी कभी। तो आई थिंक मैं ये समझ रहा था कि मैं जो कुछ भी हूँ, मतलब कि कुछ भी पढ़ रखा हूँ थोड़ा बहुत, चाहे वो रिलेटेड टू इस्लाम हो या मुस्लिम हो, क्योंकि मैं मदरसे से पढ़ा हूँ, मेरी बेसिक तालीम मदरसे से है, तो कुछ जिम्मेदारियां थी कि वहाँ पे निभाया जा सके, यानी कि नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी, लोगों को कुरान सिखाने की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पे लिया। मैंने दरस कुरान, दरस हदीस की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लिया, और लोगों से मिलना, उनसे बात करना। अगर कोई अच्छा पेंटिंग बना लेता है तो उनको जो है पेन और कलम और पेंसिल खरीद के देना, पेंट खरीद के देना कि आप एक अच्छा सा पेंटिंग बना लो। कोई अच्छा गा लेता है तो क्या नाम है, हबीब जालिब और इस तरह के जो इनकलाबी नज्म है उसमें से कुछ चंद अशार जो है वो निकाल के देता है कि तुम इसको गाओ, तुम अच्छा गा लेते हो। तो कहीं ना कहीं जो है इस तरह की चीजें चलती रही, जो एक्टिविटीज है वो अंदर काम करने का मौका मिला और ये चल रहा था। तो इसी वजह से आसानी के साथ, क्योंकि शुरुआती दिनों में जिस तरह से मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर जब इंसान होता है, तो मुझे 3 महीना इससे उभरने मिलेगा, लेकिन बाकी के जो 10 महीने हैं वो बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत गुजरा। उसमें कभी कभी जो है वो परेशानियां हुई कि कभी पेपर में लिख के आ गया कि अब यूएपी है, तो न्यूज़पेपर में आता है, और कि आतंकवादी निरोध कानून, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उससे इफेक्ट पड़ता था। आसिफ इकबाल तनहा को जो इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे साथ प्लस पॉइंट ये भी था कि जब भी न्यूज़पेपर में कोई न्यूज या खबर आती तो उसमें जामिया छात्र आसिफ इकबाल तनहा लिख के आता था, तो वो दब जाता था। उसको लोगों को बता के मैं एक्सप्लेन कर पाता था, ये देखो आगे जामिया छात्र भी आता है, तो आप पीछे मत देखो कि तुम आतंकवादी हो। कुछ लोग कहते थे कि आप आतंकवादी हो, आपके बारे में खबर आई हुई है क्या आतंकवादी। मैंने नहीं, ऐसा देखो आगे जामिया छात्र आ रहा, आप इसको देखो। तो तो ये भी जेल मेरे के लिए प्लस अंदर पॉइंट था कि मेरा ना।
जेल के अंदर प्लस जो जेल मेट थे, उन लोगों ने कभी मिसट्रीट किया इसको लेकर जो खबरें आती थी, जैसे नहीं, कभी उन्होंने आतंकवादी पूछा, बेसिकली पूछा? उन्होंने पूछा, जेल के जो इनमेट्स हैं उन्होंने पूछा, कभी उन्होंने जो है बदतमीजी नहीं की, कभी उन्होंने, मतलब सब लोग इज्जत करते थे कि जामिया का स्टूडेंट है, कि आंदोलन करने की वजह से आ गया, क्योंकि हम लोग जब मैं जब दूसरे जेल में शिफ्ट हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो किसान, उसके कुछ दिनों के बाद ही जो है वो किसान आंदोलन शुरू हो गया। तो उनको हमने बताया कि नहीं, जिस तरह से शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, जिस तरह से जामिया का आंदोलन, ठीक उसी पैटर्न पे जो है वो आज किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। तो हम आज हम जेल में, हो सकता है आने वाले वक्त में जो किसान आंदोलन के लीडरान है वो भी जेल में आ सकते हैं। तो इस तरह से जो है लोगों को कन्वेंस करना, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी जेल स्टाफ आपको आतंकवादी बोल दे, या देशद्रोही बोल दे, या जिहादी बोल दे, या दंगाई बोल दे, तो वो थोड़ा सा जो है पेनफुल होता था कि तकलीफ हो रहा है कि हम लोग जो है ऐसा कुछ किए नहीं है, या ऐसी कोई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं रहे हैं कि हमें इस तरह के जो है निक नेम से जो है पुकारा जाए। तो वो कभी कभी होता था, तो लेकिन फिर भी जो है बेहतर टाइम था, कोई ये नहीं था, क्योंकि हर तरह के लोग हर जगह होते हैं। हमें ये देखना है कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, वो सोच रहे हैं, उनकी सोच है। अगर कभी बात करने का उनसे मौका मिलेगा तो उनको एक्सप्लेन करेंगे, और अगर नहीं मौका मिला तो रास्ता है, सीधा रास्ता, हम उस रास्ते पे चलेंगे। आखिरी सवाल है मेरा, आसिफ जी, पॉलिटिक्स में क्या आप अपना कोई फ्यूचर देख रहे हैं, अपने हजारीबाग से, अपने झारखंड से, या फिर दिल्ली से ही? इस तरह का क्या कोई प्लान है? ये तो वक्त बताएगा। अ, हाँ और ना करना भी मुश्किल है, लेकिन अगर लगता है या लगेगा कभी कि जरूरत है तो कभी देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी कोई प्लान नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना, क्योंकि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के मानने वाले हैं, आई थिंक जरूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टी में जाके ही पॉलिटिक्स करें। ये जरूरी नहीं है ना। हम जो है बाहर से भी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम चुनाव लड़ें तभी क्या नाम है पॉलिटिक्स होगा, ये जरूरी नहीं है। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए जरूरी नहीं रखता है। हमारे लिए जरूरी ये है कि हम इशूज पे बोले। हमारे लिए जरूरी ये है कि अगर जो संविधान को तोड़ने की बात हो, संविधान को जो है संविधान के अधिकार जो मिल रहे हैं उसका जब हनन हो, तो मेरी जिम्मेदारी ये होगी कि हम उस पर राजनीति करें और उस पर जो अधिकार दिलाने की बात करें। तो बिल्कुल पॉलिटिक्स करेंगे, इसमें नो डाउट है, आज भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन उसका हमारा पैटर्न अलग होगा, तरीका अलग होगा। हम सेट करेंगे कि किस तरह से जो है वो चीजें पे पॉलिटिक्स हो रही है और किस चीजें से हमें करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें तो होते रहेंगी, जरूरी नहीं है कि हम जो है वो चुनावी पॉलिटिक्स राजनीति में जाएं, ये जरूरी नहीं है, और इसके पे कोई फैसला अभी लिया नहीं जा सकता है। जब कभी जरूरत पड़ेगी, जब पैसा लगेगा तो देखा जाएगा। तो फिलहाल तो ये है कि अभी कोई प्लान नहीं है। अभी मैं जहाँ हूँ, जिससे जुड़ा हूँ, वही मेरे लिए बहुत है। तो आई थिंक मैं अकॉर्डिंग टू अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग से जो है मैं काम करूंगा। उनका जो पैटर्न है, जो सिस्टम है हमारा, हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि हमारा कमिटमेंट होता है 30 साल तक हम जो है अपने संगठन से, 30 साल के बाद जो हम संगठन के पार्ट नहीं होंगे तो हम रिटायर हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आसिफ इकबाल तन्हा जी थे। आप देख रहे थे यंग एंड एंग्री। आसिफ इकबाल तन्हा जी के बारे में हमने आपको पहले ही बताया। एनटीसीए एक्टिविस्ट है, जामिया के स्टूडेंट हैं। तमाम चीजें हमने आपको बताई कि क्या कुछ एक साल जेल में रहकर, एक 25 साल के युवा एक साल में जेल में रहकर जब वापस आते हैं तो क्या परेशानियां हो सकती है, वो सब चीजें हमने आपके साथ डिस्कस किया। बहुत जल्द मिलेंगे दूसरे मेहमान के साथ यंग एंड एंग्री में। शुक्रिया।